Good morning, students. Today I will teach you improvement in food resources. यानी लेसन 15 मेरा रह गया था थोड़ा, तो पहले उसके बाद सबसे पहले मैं अंतरा फसलीकरण इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इंटर क्रॉपिंग ये इंटर क्रॉपिंग क्रॉप्स जो होती है वो मैंने बताया था अंतरा फसलीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, ये बीच में आएगा उस समय मतलब इतना नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो यही पॉइंट जो है इसमें आएंगे, इसके द्वारा हम खाद के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये कल ही इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था तुम्हें कि उत्पादन बढ़ाना क्यों जरूरी है, चाहे वो फसलों का उत्पादन हो, चाहे जानवरों के द्वारा उत्पादन हो। फसलों के उत्पादन बढ़ाने में हमारे लिए भोजन की आवश्यकता पूर्ण होती है। जानवरों की अगर वैरायटी अगर सही रखते हैं तो दूध का उत्पादन अधिक होता है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तथा ब्रॉयलर के लिए हम जो है मांस का उपयोग करते हैं, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, या कुक्कुट पालन या पोल्ट्री में क्या होता है, मुर्गियों का पालन किया जाता है। उसके द्वारा अधिक अंडे देने वाली और अधिक मांस देने वाली मुर्गियों का चयन किया जाता है। उसी प्रकार से अन्य कीटें बी कीपिंग यानी मधुमक्खी का पालन, ये भी बताया था। और मैंने ये भी कल बताया था तुम्हें पहले कि मतलब किस खाद्य पदार्थ, कौन से अनाज के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कौन से दालों के द्वारा हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, और विटामिन जो है वो किस फलों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तथा तेल देने वाले पौधे भी बताए थे, उनसे हमें फैट प्राप्त होती है। ये सब सामान बताई थी। तो उसके फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने एक मेथड बताया था तुम्हें, इंटरक्रॉपिंग यानी अंतरा फसलीकरण। तो इसमें जो फील्ड होता है हमारा यानी खेत होता है, उसमें हम क्यारी बनाते हैं। तो एक क्यारी में मान लो हमने सोयाबीन बोया और दूसरी क्यारी में हम उसके साथ क्या ले जाएंगे, मक्का ले जाएंगे, हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बोना चाहे तो बाजरा बोलेगा पहली क्यारी में, दूसरी में क्या बोलेगा, लोबिया बोलेगा। तो इससे खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और उत्पादन अधिक होता है। जैसे पहली क्यारी में सोयाबीन के बीज डाले, दूसरी में मेज मक्का के बीज डाले, तीसरी में फिर सोयाबीन के, और चौथी में फिर से मेज यानी मक्का के बीज डाल दिए। तो ये विधि कहलाती है अंतरा फसलीकरण या इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स। इससे मतलब जो है फील्ड की यानी हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उत्पादन भी अधिक होता है। कल एक बात और बताई थी, फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक रबी क्रॉप्स और एक बताई थी खरीफ क्रॉप्स। अब ये इनके सोइंग पीरियड यानी बोने का काल क्या होता है, रबी की फसल के बारे में बता रहा हूं। पहले नवंबर माह से अप्रैल तक की ये रहती है यानी वर्षा काल। रेनी सीजन में ये बोई जाती है। कहां तक बोई जाती है, वर्षा काल यानी रेनी सीजन में इसका आता है समय बोने का। इस समय जो है बुवाई चल रही है, वो रबी की फसल की ही चल रही है। ये नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल तक काट ली जाती है। इसके अंदर हमारा गेहूं यानी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और अलसी, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से खरीफ की क्रॉप्स में यानी खरीफ की फसल में जो है ये हमें जून से अक्टूबर तक चलती है, यानी जून में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। फिर नवंबर में रबी की फसल का नंबर आ जाता है। तो उस समय खरीफ की फसल में पैडी, सोयाबीन, अरहर, तिलहन, ग्राम, मक्का, मेज, मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, यानी ये फसलें बोई जाती है। तो इनका ध्यान रखना,
ये आगे भी पढ़ाने में आएगा। आगे पढ़ाने में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है फसलों का जो उत्पादन करना है, यानी फसलों के उत्पादन में उन्नति करनी है, तो हम 3 मेथड अपनाते हैं। उसमें पहला मेथड जो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी फसलों की किस्मों में सुधार। वैसे दूसरी किसकी आती है? प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तीसरा आता है, कौन सा आता है? पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा आता है प्रोटेक्शन, यानी उसकी सुरक्षा करना। तो उसमें मैं पहला मतलब कौन तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं, तो ये है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी फसलों की किस्मों में सुधार कैसे किया जाता है। वैसे तो इसकी विभिन्न विधियां हैं। अब इसके बारे में मतलब ये कहते हैं कि फसलों की किस्मों में सुधार के लिए विभिन्न उपयोगी गुण आने चाहिए, यानी ऐसी फसल आए जिसमें प्रतिरोधक क्षमता हो, यानी रेजिस्टेंस पावर, उर्वरक के प्रति अनुरूपता हो, उत्पादन की गुणवत्ता, यानी गुड क्वालिटी के फसल आनी चाहिए, और उच्च उत्पादन का चयन। और ये सब जो करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? प्रजनन के द्वारा। और ये क्रिया होती है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, लैब होती है उनकी, वहां बीज तैयार किए जाते हैं। अब मतलब इसमें ये ध्यान रखना, ये प्रजनन ये 10th में जाकर के जब तुम मेंडल्स लॉ पढ़ोगे तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये ऐच्छिक गुणों का संकरण द्वारा डाला जाना, यानी फसलों की किस्मों में ऐच्छिक गुण तो हमारी यही हो गए। अगर हमारे ऐच्छिक गुण किसान का क्या है? इच्छा, कि उसकी इच्छा ये है कि फसल का उत्पादन अच्छा हो, तो इस गुण को जो है संकरण के द्वारा डाला जा सकता है, यानी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ब्रीड कहते हैं उसे। अब संकरण विधि में क्या करते हैं? संकरण विधि में क्या होता है? 2 पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है। जैसे तुमने मैंने बताई थी ना, 10th में तुम जाकर के पढ़ोगे लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में संकरण कराते हैं। मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, तो उच्च गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी हम जो है संकरण कराने से पहले जो है हम खराब गुण वाले पौधों को अलग कर देते हैं, उसके बीज नहीं लेते हैं। अच्छे गुण वाले जो पौधे हैं उनके बीज लेते हैं। उन दोनों के बीच में क्या कराया जाता है? संकरण। और इसके द्वारा जो है हम उच्च उत्पादन की वाले गुणों वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये संकरण जो है अंतराकिस्मीय और अंतरास्पीशीज। अंतराकिस्मीय का मतलब है कि विभिन्न किस्मों के, जैसे मैंने फिर बता रहा हूं, ये अंतराकिस्मीय का मतलब हुआ है कि अलग अलग किस्मों के 2 पौधों के बीच, ये क्या कहलाएगा? अंतराकिस्मीय। और एक होता है अंतरास्पीशीज, यानी एक ही जीन्स के 2 विभिन्न स्पीशीज में जीन एक ही हो लेकिन स्पीशीज उनकी अलग अलग हो। इसके अलावा हम अंतरावंशीय में विभिन्न जीन्स में ही हो सकता है, यानी ये संकरण की विधि है अंतराकिस्मीय, अंतरास्पीशीज और अंतरावंशीय। ये इस संकरण की विधि के द्वारा जो है पौधों में ऐसे गुण डालती हैं जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। एक फसल के इंप्रूवमेंट के लिए या क्रॉप के इंप्रूवमेंट की दूसरी विधि ये भी है ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना। ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालने का मतलब क्या हुआ कि हम जो है, जैसे हम चाहे इंसान का उदाहरण है, वो इंसान को उदाहरण जब लेके चलते हैं जब यूजेनिक्स ब्रांच में हम जाते हैं। यहाँ एक उत्तम गुणों वाला पौधा ले लिया, उत्तम गुण वाला पौधा ले लिया और एक निम्न पौधा ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जब संकरण कराएंगे उससे जो बीज तैयार होंगे, यानी F1 पीढ़ी जो तैयार होगी, तो हमें दोनों प्रकार के मिलेंगे पौधे। पहली पीढ़ी में जो है F1 जनरेशन में या F1 पीरियड में जो है, यानी प्रथम पीढ़ी में जो है हमें उत्तम विधि वाले, उत्तम गुण वाले पौधे भी मिलेंगे और निम्न गुण वाले पौधे भी मिलेंगे। लेकिन आगे अगर बीज को जब हम बोएंगे तो इन निम्न गुण वाले पौधों
फिर से संकरण जो करते हैं वो दो उत्तम गुणों वाले किस्मों के पौधों के बीच में करते हैं, जिससे हमें फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिक रूपांतरता जो होती है वो फसल प्राप्त होती है, यानी अच्छे गुणों वाले, अच्छे उत्पादन वाले, अच्छे योग्य प्रजाति की फसल के बीजों को हम बोते हैं तो हमें अच्छे ही गुण वाले पौधे प्राप्त होंगे। अब इन नई किस्मों को अपनाने से पहले हम क्या करते हैं, ये जरूरी है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, यानी अच्छा उत्पादन दे सके। अब पंजाब की परिस्थिति अलग है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है, तो ऐसी किस्मों को अपनाने पहले कि मतलब हमें जिससे फसल जो भी प्राप्त हो वो अच्छी परिस्थिति वाली प्राप्त होगी, यानी कि हम जो अच्छी परिस्थिति में पौधे उत्पन्न हुए हैं उन पौधों के बीज को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा। और किसानों को जो है मतलब क्या चाहिए, फार्मर्स को, उनको अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। भाई जब फसल बोएगा, वो फसल जब बोना शुरू करेगा तो उसको हम विशेष गुण वाले, अच्छे गुणों वाले पौधों को बीज देंगे, तो वो किसान को उपलब्ध करा देंगे। वो अपने खेतों में जाकर के उसको यानी बोएगा तो अच्छी विशेष फसल यानी अच्छे उत्पादन वाली, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल ही प्राप्त होगी। जो उपयोगी गुण है वो उसे प्राप्त होगी। तो बीज मतलब जो होने चाहिए उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तुमने यहाँ के खेत में अगर बीज बो दोगे, एक पंजाब के खेत में जाकर के बीज बो दोगे, तो वहाँ जो है अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा हैं, वहाँ वो बीज जल्दी अंकुरित होंगे। यहाँ उतनी परिस्थितियां अनुकूल हमारे नहीं होती किसानों के, तो वो बीज भी देर से अंकुरित होंगे और फसल भी देर से ही कटने को तैयार होगी। मतलब तो फसल उत्पादन में मतलब हम क्या देखते हैं, मौसम भी देखते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता भी देखते हैं और पानी की उपलब्धता। अगर हम फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं, मौसम, यानी मौसम अगर जैसे ऑटोमेटिकली बरसात हो गई तो ठीक है, नहीं तो हमें पानी के लिए मजबूर इधर उधर किसी और दूसरे उपकरण के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, चाहे तालाब के द्वारा, चाहे नहर के द्वारा, चाहे एनीकट के द्वारा, चाहे लिफ्ट योजना के द्वारा पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। तो एक मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर बालू मिट्टी है तो उसमें पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होगी, और इसका मतलब है कि मैन्योर या फर्टिलाइजर जो भी हम डालेंगे वो जल्दी सॉल्युबल होकर के रूट के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब पानी की उपलब्धता वाली मैंने बात बताई थी, इसके ऊपर किसी भी फसल का निर्भर होना आवश्यक है, यानी जल जरूर होना चाहिए। इसके बाद मौसम परिस्थितियां जो होती हैं, जैसे सूखा आ गई या बाढ़ आ गई, बाढ़ का अंदाजा कठिन होता है, कहाँ सूखा पड़ना है कहाँ बाढ़ आनी है इसका अंदाजा मुश्किल होता है। तो ऐसी किस्में मतलब हमें अपनानी चाहिए जो अधिक उपयोगी मानी जाएंगी, जो विविध जलवायु यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी उग सकें। क्यों हमें बाढ़ का अंदाज रहता है कि बाढ़ आने वाली है, नहीं रहता है। इसी प्रकार से यहाँ सूखा पड़ेगा ये भी अंदाज नहीं रहता है। लेकिन ऐसी हम किस्में अगर बीज तैयार करें जो ऐसे वातावरण में भी उग सकें, तो हमें ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। वैसे खारी जमीन जो होगी जिसमें खारापन ज्यादा होगा, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी, यानी उच्च लवणीय हाई साल्टेड मिट्टी होगी अगर, तो उसमें भी पौधे उग सकें। तो ऐसे हम बीजों को तैयार करें और वो किसानों को वितरित करें, जिससे फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमें जो उपयोगी गुण पौधों में चाहिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि हर जगह यानी उसमें कीड़े नहीं पड़े। जिस बीज में अगर कीट लग जाते हैं तो वो खोखला हो जाता है, हल्का हो जाता है, उससे जर्मिनेशन यानी अंकुरण नहीं होता है।
उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। उर्वरक से मतलब यहाँ जो है वो फर्टिलाइजर का है, और फर्टिलाइजर से मतलब अगर अनुरूप हमें फसल के अनुरूप प्राप्त हो जाती है तो हमें फसल के अनुरूप मतलब फसल अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? क्वालिटी इसकी प्रोडक्शन की। और उच्च उत्पादन का चयन। उच्च उत्पादन का मतलब है कि हम एक व्यक्ति जो है 1 बीघा जमीन में या 1 एकड़ जमीन में 5 कुंटल अनाज पैदा करता है, दूसरा व्यक्ति मतलब जो है उर्वरक का, मैन्योर का, जल का, मिट्टी अच्छी है, उसके सब परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो वो 1 एकड़ में या 1 बीघा में जो है 7-8 कुंटल अनाज पैदा कर सकता है। तो उत्पादन बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हम ये गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें किस्मों की सुधार के लिए कुछ फैक्टर काम में आते हैं। कुछ फैक्टर को हम काम में ले सकते हैं। कुछ फैक्टर को काम में लेने का मतलब क्या है? नंबर 1 मैंने लिखा है, मतलब क्या हुआ, अगर हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हाई यील्ड यानी उच्च उत्पादन होना चाहिए। यानी इसका मतलब यही हुआ कि फसल प्रति एकड़ मात्रा अधिक होनी चाहिए। ये उन सभी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जो परिस्थितियां ऊपर उत्पन्न बताई गई थी। यानी खाद अच्छी है, पानी मिल रहा है उसको, तो ये अगर मात्रा प्राप्त होती रहती है तो फसल अच्छी उत्पन्न होती है। अब दूसरा मैंने डाला है उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड क्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ? फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। यानी हम डिफरेंट टाइप की फसल को बोते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्शन हमें प्राप्त होगा। जैसे अगर हम कोई पल्सेस प्लांट उगाना चाहते हैं, दाल वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हम प्रोटीन की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे कि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न हो। अगर मतलब तेलीय प्लांट यानी ऑयली प्लांट यानी तेल देने वाले पौधों का हम उत्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या गुणवत्ता देखेंगे, क्या क्वालिटी देखेंगे कि उसमें जो है वो तेल की मात्रा अधिक होने चाहिए। इसी प्रकार से फल और सब्जियों का भी हम कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, यानी दोनों प्रकार का रेजिस्टेंस होना चाहिए, बायोटिक एंड एबायोटिक। ये रेजिस्टेंस जब होगा तो फसल की मात्रा का उत्पादन अधिक होगा। जैसे मतलब ये हुआ जैविक जो है, जैविक के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं, यानी फसलों को भी बीमारी होती है, कीट भी होते हैं, निमेटोड्स भी होते हैं। और अजैविक घटक जो है कैसे प्रभावित करेंगे फसल को? सूखा, क्षारकता और जलाक्रांति यानी बाढ़ का आना, गर्मी, ठंड तथा पाला यानी स्नोफॉल हो जाए, ऐसी अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो उत्पादन उसका कम हो जाता है। इन परिस्थितियों को ही कौन सी हो गई? बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में जो है उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं? जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, न उस पर उन बीजों पर किसी उस पौधे पर रोग भी नहीं होगा, कोई कीट भी आक्रमण नहीं करेगा। ऐसे मतलब गर्मी हो, जलाक्रांति हो, क्षारकता हो, सूखा हो, ठंड हो या पाला पड़ रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों का वो पौधे मुकाबला कर सकते हैं। वो फसल जो है इन विपरीत परिस्थितियों का भी मुकाबला कर सकते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। एक आता है परिपक्वन काल में परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो चेंज इन मैच्योरिटी, परिपक्वन काल यानी फसल पकने जब लगती है, फसल अगर तुम्हारी जल्दी पक जाती है तो मार्केट में जल्दी आएगी, पैसे तुम्हारे पास टाइम से पहले आ जाएंगे, और पैसे जब आ जाएंगे तो तुम्हारे जीवन का जीवन यापन
अच्छी ढंग से होने लगेगा। यानी कहना चाहिए फसल को हम ग्रो करते हैं यानी उगाते हैं वहां से लेकर के कटाई तक। जैसे मैंने बताया था नवंबर से अप्रैल रबी की फसल का टाइम है, यानी नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल तक काटी जाती है। लेकिन अगर ये कटाई के समय को कम समय लगेगा तो आर्थिक दृष्टि से उस किसान के लिए फायदेमंद रहेगा। इससे क्या होगा कि किसान जो है प्रतिवर्ष यानी जल्दी फसल कट जाएगी तो हर साल वो है ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सकता है कम समय में। भाई कटाई जल्दी हो गई, जमीन खाली पड़ी है, अगली फसल तैयार हो जाएगी, वो भी जल्दी कट जाएगी तो उसके बाद दूसरी फसल का नंबर ले लेगा। तो कम समय होने के कारण मतलब फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। तो किसान मतलब ऐसा करता है उसका धन खर्च कम होगा तो उसका आय जो होगी वो अन्य कार्यों में लगा सकता है। और समान परिपक्वन ये फसल को काटने की प्रक्रिया को क्या है सरल बनाता है। पंजाब में ऐसे ऐसे बीज उत्पादित हो रहे हैं कि मतलब बोनी किस्म तैयार की जा रही है और बोनी किस्म जब तैयार की जाती है तो उसे काटने में भी समय कम लगता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल का जो होता है नुकसान वो कम हो जाता है। एक पॉइंट आता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी यानी कि व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का मतलब क्या हुआ, अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। यानी जैसे बरसात आई हमने छाता निकाल लिया, सर्दी आई गर्म कपड़े पहन लिए, तो ये अनुकूलन कहलाता है एडेप्टेबिलिटी। तो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में हेल्पफुल होगा। क्या मतलब, अगर वो फसल बहुत ही ज्यादा व्यापक अनुकूलता वाली है यानी हर परिस्थितियों को सहन करने वाली है तो ऐसी किस्मों का विकास जब हम करेंगे किसके फसलों के द्वारा तो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। तो अब हम ऐसी फसलों के अगर बीज प्राप्त कर लेते हैं तो वो बीज जो है जब हम जाकर के बोएंगे तो वो पौधा जब तैयार होगा तो वो व्यापक अनुकूलता वाला ही होगा। अब एक ही किस्म को जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। एक ही किस्म को मतलब जैसे हम यहाँ भी उगा सकते हैं, हमने सब ऐसे ही बीज तैयार किए हैं कि हम राजस्थान में भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और पंजाब चले जाएं तो वहां की भूमि में भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। यहाँ का क्लाइमेट यानी यहाँ की जलवायु जो है फसल के लिए उत्तम है तो हम उसी फसल को पंजाब में तो उगा करके उत्पादन प्राप्त करेंगे लेकिन मरुस्थल यानी मरुभूमि में भी बो करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी किस्मों की फसलें ऐसी फसलों के बीज हमें किसानों के लिए मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा कि फसल का उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। अब एक पॉइंट और गया ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण यानी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारे इच्छा है और हर एक की इच्छा ये होती है कि जो फसल का उत्पादन हो वो प्रति एकड़ जमीन में ज्यादा हो। कौन किसान चाहेगा कि मेरी फसल में कम उत्पादन हो और पड़ोस वाले की में ज्यादा हो, नहीं, वो अपने भी चाहेगा और देश की उन्नति करना चाहता है तो ये भी चाहेगा कि पड़ोस वाले खेत में भी यानी नियरेस्ट जो फील्ड है उसका मैदान है खेत है उसमें भी फसल का उत्पादन हो। तो इसके लिए हम ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण को अपना चलते हैं। जैसे मतलब चारे वाली फसलों के लिए लंबी चारे वाली यानी फॉडर क्रॉप जो होती हैं यानी जानवरों को खिलाने के काम में आती हैं तो चारे वाली फसलों के लिए जो है लंबी पौधे कैसे हों, लंबे हों और सघन शाखाएं। भाई जितनी शाखाएं ज्यादा होंगी तो चारा उतना ही ज्यादा मिलेगा यानी फॉडर यानी जानवरों को खिलाने के काम में आता है तो वो हमें ज्यादा मिलेगा। ये उस पौधे के ये ऐच्छिक गुण है।
ये सघन शाखाएं कैसी हो, चारे वाली फसलें जो है वो पौधा कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और उस पे अधिक सघन यानी घनी शाखाएं, मोर ब्रांचेस हैव ए ट्री। तो मतलब हम कहेंगे ऐच्छिक सस्य विज्ञान का गुण है। तो अनाज के लिए जो है बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। अनाज के लिए कौन से पौधे उपयुक्त माने जाएंगे, कौन से सूटेबल माने जाएंगे, बौने पौधे। मैंने कहा ना कि जब कटाई करता है किसान तो बौने पौधों की किस्में जल्दी काटी जाती हैं, जिससे समय का नुकसान जो होने होता है वो नहीं होता है और इससे जो है एक साल में बोई जाने वाली फसलों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अब इन फसलों को उगाने के लिए क्या है, जो बौने किस्म वाली होंगी, जो ड्वार्फ होंगी, उनको मतलब जो है कम पोषक की आवश्यकता पड़ेगी। भाई मैं ज्यादा बड़ा हूं तो मैं ज्यादा खाना खाऊंगा, तुम छोटे हो तुम कम खाना खाओगे। तो इसीलिए छोटे किस्म वाली पौधों को अगर हम उगाते हैं, उन पौधों के हम बीज प्राप्त करते हैं तो हमें जो है कम पोषक पदार्थों की यानी कम मैन्योर, कम खाद, कम पानी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे उसका खर्च भी बचेगा। दूसरी बात यह है, इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में जो है अधिक उत्पादन करने में सहायक होती हैं। अब ये जो मैंने बताया था कि फसलों की किस्मों में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, ये 6 पॉइंट ध्यान रखना। और ये जो है मैंने अंतर फसलीकरण, रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये हालांकि पढ़ाने में आएगी बीच में। अब मैं इसका ये इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, फसल उत्पादन में उन्नति के 3 प्रकार हैं। एक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और तीसरा होगा क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तो मैंने आज ये एक पॉइंट पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किसका, प्रोडक्शन का। तो दूसरा जो गुण मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके जो बीच बीच में छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनको जरूर ही तैयार करते हुए चले जाना। तब तक थैंक यू।